हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी कलरफुल होने वाली है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड, नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लास्ट वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं कलरफुल वर्ल्ड पे। तो वर्ल्ड कलरफुल क्यों है? देर आर सम ऑप्टिकल फेनोमेना जिनकी वजह से वर्ल्ड हमें कलरफुल दिखता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलर डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल फेनोमेना मैंने बोला है, इसका मतलब क्या है? फेनोमेना और प्रोसेस रिलेटेड टू लाइट और इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन जो इनका यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल फेनोमेना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रिज्म को उठाते हैं। प्रिज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या काम करता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या काम करेगा यहाँ पे, पहले सोच लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। डायग्राम बना लेते हैं 3D इसका। ऐसा दिखेगा प्रिज्म। यहाँ क्या है देख लेते हैं। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, ये तीसरा उसका बेस हो गया। ये बेस होते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। और यहाँ शेप अगर बात करते हैं, तीन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं इसके। ये रेक्टेंगुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर। और दो होते हैं ट्रायंगुलर फेस, एक फ्रंट वाला हिस्सा, इसके पीछे वाला हिस्सा, ये बन रहा है ट्रायंगल। इसको बोल दिया ABC। अब यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 बोल दिया, ये सरफेस बोल दिया S2। दोनों मिल रहे हैं यहाँ इस एज पे आके, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। और यहाँ जिस एंगल पे दोनों सरफेस मिलेंगे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, A बोलते हैं इसको। तो अब चलते हैं हम लोग, क्या क्या काम करता है प्रिज्म। प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है, इट ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू डिफरेंट वेवलेंथ। इसी की वजह से होता है डिस्पर्सन। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब होता क्यों है ये काफ़ी बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं। इसको समझते हैं कि प्रिज्म डिस्पर्सन क्यों करता है, डिस्पर्सन क्या होता है। जब भी डिस्पर्सन की बात करते हैं तो प्रिज्म की बात करते हैं, क्योंकि प्रिज्म के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड करने की। क्योंकि प्रिज्म का जो मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी है डिफरेंट कलर को डिफरेंट एंगल से बेंड करेगा। कैसे करेगा, यहाँ बात करते हैं। एक कलर दे दिया मैंने, व्हाइट लाइट दे दी मैंने, चलो ये व्हाइट लाइट, इस पे हमने इंसिडेंट कराई। अब क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर। ये किसने बताया हमको? न्यूटन। इससे पहले हम सोचते थे कि व्हाइट लाइट किसी और कलर से मिलकर नहीं बनी है, अपने आप में यूनिक है। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया और तब बताया कि नहीं, ये 7 कलर से मिलकर बनी है। कैसे कैसे कलर्स हमारे पास निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। जब बाहर जाएगी लाइट तो ये हो गया बेंड, यहाँ से 2 3 4 5 6 7। ये व्हाइट लाइट थी, यहाँ 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन बनता है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में डिफरेंस, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, तो उसको भी ये पढ़ने वाले हैं। क्या आंसर है, कितना इजी इसका आंसर होता है, बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं, इनको डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ आ गए 7 कलर्स। इनका ऑर्डर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, एक स्पेक्ट्रम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए बेंड, एक अरेंजमेंट बना हुआ है डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट लाइंस का एक ऑर्डर बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसका प्लूरल होता है स्पेक्ट्रा, डोंट गेट कंफ्यूज। तो इसका स्पेक्ट्रम जो बन गया वो बन गया विबग्योर। विबग्योर। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे बताते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, ड्रॉ द आउटपुट वेव। या आउटपुट जब बाहर जाएगी वेव प्रिज्म से तो कैसे दिखेगी। यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं इसके। पहला, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। तो पहले पता होना चाहिए कि आपको रिफ्रैक्शन कराना है प्रिज्म से या डिस्पर्सन कराना है। क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा, एक हिंट दी होगी, वो हिंट क्या है वो बताते हैं आपको। तो डिस्पर्सन कब होगा? जब आपको व्हाइट लाइट दी है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर मिक्स हैं। अगर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक याद रख लेना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर की लाइट है जो प्रिज्म से पास करने पे स्प्लिट नहीं होगी, ओनली रिफ्रैक्शन होगा उसका। अगर व्हाइट लाइट है या सनलाइट है तब होगा डिस्पर्सन, अदरवाइज रिफ्रैक्शन।
तो यहां बात करता हूं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे यहां से। स्पीड, बेंडिंग या डेविएशन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले एक फॉर्मूला देख लो, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v। दो चीज याद रखना हमेशा, ये बहुत हेल्प करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की, सो वायलेट टू रेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ, अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो वेवलेंथ मिनिमम। तो यहां वायलेट टू रेड वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो स्पीड भी वायलेट टू रेड बढ़ेगी। बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग डिपेंड करती है स्पीड पे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, 1/λ। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका बेंडिंग कम होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, तो उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। वायलेट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, तो वायलेट की सबसे ज्यादा और रेड की तरफ चलेंगे तो बेंडिंग कम होती जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा होगा, वायलेट के लिए, और सबसे कम होगा रेड के लिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 3 या 4 कलर देंगे आपको, या 2 कलर दे देंगे, बताइए कौन सा ज्यादा बेंड होगा, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, या डायग्राम मिलता है, अरेंज करो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जब भी डिस्पर्सन से क्वेश्चन आएगा तो यहां से कुछ ना कुछ वर्ड वो उठाएगा। फिर से देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, और स्पीड भी इस पे डिपेंड करती है। बेंडिंग का मतलब क्या है, कितना कौन सा कलर डेविएट होगा। सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट, सबसे कम होता है रेड। अगर आपसे बोल दे ग्रीन और येलो तो कौन सा ज्यादा होगा, आप इस ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। ग्रीन ज्यादा होगा, येलो कम बेंड होगा। किसकी स्पीड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा स्पीड से कौन पास करेगा इसमें से, रेड। सबसे कम किसकी स्पीड होगी, वायलेट की। इस तरह से क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। उसके बाद डेफिनेशन बता दिया आपको डिस्पर्सन का, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। डिस्पर्सन क्यों करता है, अब जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है अलग अलग कलर को अलग एंगल से बेंड करेगा, क्योंकि हर कलर की अपनी अपनी अलग वेवलेंथ है। वेवलेंथ की अगर बात करते हैं तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। विजिबल लाइट की वेवलेंथ इस ग्रुप में लाई करती है। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो बहुत बड़ा है, 3000 का गैप आ रहा है बीच में। तो यहाँ हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, एंड ईच कलर इज आइडेंटिफाई विद देयर वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ विल बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल थ्रू द प्रिज्म। ये प्रिज्म की खासियत होती है, ये करता है डिस्पर्सन। रेनबो की भी हम बात करते हैं, तो रेनबो क्या करते हैं, रेनबो को भी हम कंसिडर करते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे एक्ट लाइक ए टेनी प्रिज्म। तो जहां पे हम डिस्पर्सन की बात करते हैं वहां प्रिज्म की बात जरूर करते हैं। ये क्वेश्चन बन गए हमारे इस पॉइंट से। क्वेश्चन भी आगे कराएंगे हम बहुत सारे आपको अभी। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस है यहां से, ये वाला। ये लाइट गई यहां से, 1 2 निकाल दिया, और ऐसे ऐसे यहां 1 2। ये एक्सट्रीम कलर्स हैं। यहां कौन सा कलर आएगा, वायलेट, और यहां आएगा रेड। ये हमको क्लियर होना चाहिए। सबसे कम बेंडिंग रेड, सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट की। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डिस्पर्सन डिस्कवर किया न्यूटन ने, और न्यूटन अपने जमाने के बहुत तेज, बहुत चालाक इंसान रहे हैं, बहुत माइंडेड आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट डाली व्हाइट लाइट की प्रिज्म पे। प्रिज्म ने क्या कर दिया, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब 1 से 7 निकल रही हैं तो 7 कलर्स के सामने एक और प्रिज्म रख दिया। सोचा कि तो 49 हो जाएंगी, बट उसके बाद क्या दिखा, नो लाइट।
कोई लाइट सामने नहीं पास करी सेकंड प्रिज्म से। ये भी आपको बोल सकते हैं कि एक प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रख दिया अगर, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा, लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ नो लाइट। फिर उसने क्या किया, सेकंड प्रिज्म को इन्वर्ट करके रख दिया। कैसे इन्वर्ट कर दिया, एक प्रिज्म यहाँ रखा ऐसे और दूसरा लगा दिया उल्टा, ये वाला। यहाँ से कलर हो गए ब्रेक, ये ऐसे गए, यहाँ से बेंड हो गए और फिर से क्या बन गया, सेम कलर, सिंगल लाइट, व्हाइट लाइट। एक प्रिज्म ने इनको साथ में डिवाइड कर दिया, यहाँ व्हाइट लाइट थी, यहाँ रेड, यहाँ वायलेट, रेड वायलेट और फिर से यहाँ व्हाइट लाइट आ गई। ये भी पूछते हैं कि कैसे अरेंज करें अगर दो प्रिज्म को, कि हमें सेम व्हाइट लाइट वापस लानी हो। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से मार्केट में चल रहा है। दूसरी कंडीशन जो प्रिज्म की है वो बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये पूरा टॉपिक आपसे पूछ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। या आपको डायग्राम दिया होगा, लेबल करने के लिए बोल देगा, इजी है बहुत ही। तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाया प्रिज्म का। अब प्रिज्म बनाना कैसे आपको बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द प्रॉपर यूज ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो यहाँ एंगल बना दिया आपने ए, ये बना दिया बी और ये सी। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों के ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर खींच लो इस तरह से, इसका भी खींच लो, ये हो गए नॉर्मल, इसको बोल दिया एन, एन डैश, ये हो गया एम, एम डैश। फिर क्या करना है, फिर आपको इंसिडेंट रे बनानी है, ये हो गया यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये बेंड करेगी क्योंकि रेयर से डेंसर जाती है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल यहाँ जाती है ऐसे, और बाहर निकलेगी डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे। यहाँ हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। अब इन दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे को और इमरजेंट रे। यहां जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं, यहां एंगल बनता है R1 और यहां बोल देते हैं R2। अलग नोटेशन भी मिलेंगे आपको, बट हम अपने हिसाब से बात करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, जितने एंगल पे रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है उस एंगल को बोलते हैं एमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस। इस रे को बोलेंगे एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। एंगल वेड बाई एमर्जेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ये इंसिडेंट रे, ये प्रिज्म का बेस हो गया, ये नॉर्मल हो गए। यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन क्या वर्ड है, क्या यूज कर रहे हैं इसको हम बार बार। इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही थी यहाँ पे सीधा, अब फाइनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म ये लाइट इस तरफ जाती है, तो कितने एंगल से बेंड हो गई, पहले जा रही थी इस तरफ, अब इस तरफ बेंड हो गई, तो ये कितने एंगल से हुई, इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन होती है, इतना ही डायग्राम होता है इसका। बाई चांस अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता है तो इनमें रिलेशन बता देते हैं, ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है। इसका भी ग्राफ बना देते हैं, चलो। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई चेंज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा भी चेंज होगा, किससे, पहले कम होगा फिर प्रीमियम फिर जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। इस किसी एंगल पे होता है एंगल ऑफ प्रीमियम डेविएशन, यहाँ डेल्टा एम हो गया। तो कंडीशन क्या है, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक और सिंगल कलर की लाइट होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, व्हाइट लाइट या सनलाइट हुआ तो डिस्पर्सन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आपको केवल दिया होगा एक रे ऑफ लाइट डाली है प्रिज्म के ऊपर, इसका आउटपुट का पाथ दिखाओ, कैसे लाइट जाएगी, कैसे कहाँ पास करेगी। आपको देखना है कि ये डिस्पर्सन करेगी या रिफ्रैक्शन करेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ एक और टॉपिक कर लेते हैं डिस्कस, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं एक, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी बता देते हैं। ये ग्लास स्लैब हो गई,
यहाँ नॉर्मल खींचा आपने, ये इंसिडेंट रे हो गई, ऐसे जा रही थी सीधी, बट क्या है यहाँ एयर है ऊपर, एयर, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ फिर से एयर है, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो अवे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यहाँ बेंड करके जाएगी, यहाँ फिर से एक नॉर्मल खींच दो आप, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ बेंड हो जाएगी फिर से ये, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ R1, ये इसको बोल दिया R2, इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब जो ये गैप हुआ, इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी और फाइनल जो एमर्जेंट रे है वो यहाँ से पास करती है, दोनों पैरेलल होंगी, डायग्राम ध्यान रखेगा। सबसे पहले मैंने ये पूरा खींच दिया था आगे, सो दैट आई कैन ड्रॉ दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये दोनों लाइन, ये है इंसिडेंट रे, ये एमर्जेंट रे, दोनों होती हैं पैरेलल। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जितना डेविएशन हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल उतना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्लैब, जो राइट रे ऑफ लाइट थी वो अपने रास्ते से साइड में हो गई है, बट जाना उसको वहीं पे जहाँ पहले जा रही थी, पैरेलल टू दिस लाइन। अब इस जो डिस्टेंस कवर हुआ उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं डेल्टा। और यहाँ डेल्टा का मतलब डिफरेंट होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा को नेचुरल डिस्प्लेसमेंट। ये एक्टिविटी भी है, प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं आप लोग करके इनको, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जनरली होता क्या है, पूरा डायग्राम बना कर दे देते हैं आपको, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, आपको लेवल करने को बोलता है बस। तो बहुत इजी चीज़ें हैं, आराम से कवर हो जाएंगी। तो डिस्पर्सन की एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। जो हमारी बेसिक एप्लीकेशन है वो एक ही है यहाँ पे, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो इट फेनोमेना दैट इज कॉज्ड टू द डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। तो रेनबो क्या है, हम बात करते हैं कब दिखता है, क्या कंडीशंस की हैं। तो मैंने मान लिया एक स्फेरिकल जो है वाटर ड्रॉपलेट है वो एक्ट करती है एज ए टिनी प्रिज्म। यहाँ हो गया सन आपका, लाइट आती है यहाँ ऐसे। अब क्या होगा इसका, कौन सा फेनोमेना है सबसे पहले आएगा, सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट यहाँ बेंड करेगी नीचे ऐसे, दो कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ हो गया रिफ्रैक्शन, सनलाइट, उसके बाद हो गया डिस्पर्सन, यहाँ हो गया डिस्पर्सन, ब्रेक हो गई लाइट्स पार्ट्स में। तो हम टॉप मोस्ट कलर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा वायलेट है कौन सा रेड है, दो ही ले रहा हूँ ऊपर की नीचे की। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट की। तो ये कलर कौन सा है, वायलेट, और ये कलर रेड। यहाँ होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट बाहर जानी चाहिए, बट ड्यू टू सम कंडीशंस लाइट बाहर नहीं जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस बाहर, यहां ऐसे। ये हो गई रिफ्लेक्ट अंदर अंदर। तो यहां हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कहीं कहीं क्या लिखा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ऑप्शन में इंटरनल रिफ्लेक्शन की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो आप टिक मारेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अगर मिल गया इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ आंसर आएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कहता है कि लाइट कंप्लीटली अंदर जानी चाहिए, बट यहाँ कंप्लीटली लाइट अंदर नहीं जाती है, कुछ पार्ट लाइट का बाहर जाता है, और जो बनाता है सेकेंडरी रेनबो। तो हम यहाँ बात करेंगे, ये हमको दिख गया, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ ये लाइट ऐसे, और यहाँ बन गई हमारी आई, ह्यूमन आई। ये दिख रहा है हमको रेनबो, ये बन गया हमारा रेनबो। ओके, तो ये रेड कलर और ये वायलेट। तो कंडीशन क्या हो गई इसकी, कंडीशन हो गई वी should stand in such a way sun should be in our backward direction and rainbow is seen just after a rainfall or in the shower। रेन शोवर अगर हो रहा है, छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, झिमी झिमी बारिश हो रखी है, तब हमको रेनबो दिखता है। सनलाइट भी आ जाती है साथ में, या बारिश के जस्ट बाद अगर धूप निकल जाती है तब हमको रेनबो दिखता है। दो कंडीशन हमारी हैं। उसके बाद कौन कौन से फेनोमेना इसके अंदर हैं, तीन फेनोमेना होते हैं जिनका कंबाइंड इफेक्ट है, अकेला डिस्पर्सन नहीं होता है, तीन होते हैं। सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो।
रिफ्रैक्शन, फिर आया डिस्पर्सन और फिर आया इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हो गया रेनबो फॉर्मेशन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे नाम से दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर। क्यों होता है, कैसे होता है, बात करते हैं। सनलाइट जब अर्थ पे आती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कवर करती है। अब हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी कम होती है। तो अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर रेयरर देन द लोअर लेयर्स। जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी? सनलाइट आएगी रेयरर से डेंसर मीडियम। डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डेंसिटी अलग अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वहाँ लाइट बेंड होती हुई अर्थ तक पहुँचती है। तो इनसे क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Density of the Earth's atmosphere is different at different height, and when sunlight comes to the ground, it suffers refraction through the atmosphere, and it is called atmospheric refraction. यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपको करना है एक्सप्लेन कैसे कैसे होता है। तो हम बात कर लेते हैं, ये मेरी एक्चुअल पोजीशन है स्टार की। यहाँ पे ये बना दिया मैंने स्टार, ये हो गया। यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, यहाँ पहुँचती है ऑब्जर्वर पे, अर्थ पे। अब यहाँ से क्या बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो हमें कहाँ दिखेगा स्टार? यहाँ दिखेगा। ये हो गई एक्चुअल पोजीशन और ये हो गई एपरेंट पोजीशन। स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, बट हमको ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो यहाँ दिख रहा है। ओके, तो क्या हो गया? ट्विंकलिंग स्टार। अब इसकी हाइट एक्चुअल तो कम है, बट वो हमको ज़्यादा हाइट पे दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं स्टार अपीयर्स ट्विंकल, कम ज़्यादा। अब दूसरा पार्ट ये है, ट्विंकल का मतलब क्या है? ब्लिंक कर रहा है, इंटेंसिटी। अब जहाँ लाइट ज़्यादा पहुँच रही है वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो स्टार ब्राइट दिखेगा आपको। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है वहाँ स्टार डल दिखेगा या वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। तो कई बार क्या हो रहा है, स्टार कम ज़्यादा लाइट आ रही है स्टार की, इस वजह से स्टार अपीयर्स ट्विंकल। उसके बाद प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड उनकी जो लाइट है, रिफ्लेक्शन होता है उनका भी बहुत कम होता है, वो हमको अपीयर होता नहीं है। लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स रीच द अर्थ विदाउट मच एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो दे डू नॉट अपीयर एज ट्विंकलिंग। उसके बाद हमारा सनराइज और सनसेट। तो ये हमारा हॉरिजन हो गया। अगर सन इसके नीचे है तो सनसेट बोलेंगे हम लोग, सन इसके जस्ट ऊपर है तो सनराइज। ओके, ऑब्जर्वर यहां मान लिया मैंने अर्थ पे है कहीं पे, यहां सनलाइट आती है यहां से, ऐसे जाती है नीचे और वो घूम जाती है इस तरह से। तो हमको सन कहां दिखेगा? यहां दिख रहा है। सन इज जस्ट अबव बिलो द हॉरिजन, सो इट अपीयर्स अबव द हॉरिजन। कितना गैप आएगा? 2 मिनट्स का। 2 मिनट बाद तक हमको ऊपर दिखता रहेगा। ऐसे ही मॉर्निंग में जब सन ऊपर आ रहा होता है तो इट इज बिलो द हॉरिजन, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमको वो ऊपर दिख जाता है। तो 2 मिनट मॉर्निंग में पहले दिखता है और 2 मिनट शाम को लेट तक दिखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम ऑफ ए डे इंक्रीज्ड बाई 4 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। एडवांस सनराइज क्या है? सन अपीयर्स इन द स्काई बिफोर 2 मिनट्स ऑफ एक्चुअल टाइम ऑफ राइज। डिलेड सनसेट क्या है? सन अपीयर्स इन द स्काई इवन आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ इट्स एक्चुअल टाइम ऑफ सनसेट। ये होता है हमारा सनराइज एंड सनसेट का कंसेप्ट। यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्टार्स अपीयर्स टू रेज। तो जो अपनी एक्चुअल हाइट है स्टार्स की, वो उससे ज़्यादा दिखाई देते हैं ऊपर पे। इसका रीजन भी क्या है? हम लिख देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब तीसरा कंसेप्ट हमारा बनता है फ्लैटनिंग ऑफ द सन। जो हमको सुबह शाम जो सन दिखता है, यहाँ अर्थ हो गई, यहाँ सन रहेगा सुबह शाम में, मान लिया ये मॉर्निंग में है, यहाँ इवनिंग में है।
तो यहाँ से लाइट्स आती है इस तरह, और दोपहर में सन यहाँ होता है हमारा, तो लाइट सीधी आती है। अब सन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, नीचे की जो लेयर्स जहाँ से लाइट आती है वहाँ से उसकी डेंसिटी नीचे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर की, और ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की कम डेंसिटी है। तो नीचे वाले पार्ट से, लोअर एज से जो लाइट आती है, इट रिफ्रैक्ट मोर देन द लाइट कमिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द सन ड्यूरिंग द इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम। तो उसकी वजह से क्या होगा, सन अपीयर्स फ्लैटेंड, मीन्स ओवल शेप का दिखेगा सन, इवनिंग और मॉर्निंग में पूरा स्फेरिकल नहीं दिखता है। और नून टाइम में सारी लाइट्स बराबर स्ट्रेट अर्थ पर आती हैं, सीधा सबके साथ सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, तो सभी बराबर एंगल से रिफ्लेक्ट होंगे और सन आपको स्फेरिकल दिखेगा। इसका रीज़न भी हमारा डायरेक्ट पूछेंगे आपको कि फ्लैटनिंग ऑफ सन का मतलब क्या है, क्यों होता है, कौन सा प्रोसेस होता है इसके अंदर, या ओवल शेप होता है सन इवनिंग मॉर्निंग में क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है, तो नीचे की जो लाइट आएगी सन से अर्थ पे वो अलग ज़्यादा बेंड होगी, ऊपर वाली लाइट कम बेंड होगी, तो वो फ्लैट हो जाएगा सन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोपहर के टाइम में सारी लाइट्स बराबर एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी, सेम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो सन अपीयर्स स्फेरिकल। ये इसका था हमारा कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं वो ये है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, जिनका आंसर आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। अब बताते हैं कहां आप मिस्टेक करते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। स्कैटरिंग क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट strike a small particle like dust particle, water droplets, it bends from its path. So bending of ray of light through its path after hitting some small particle, it is not the reflection, not the refraction. यहाँ ray of light जाती है, किसी पार्टिकल से हिट करती है, in all direction spreads. ऐसा कोई रूल नहीं है कितने एंगल से बेंड होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। कंडीशन ये है, the size of the particle should be comparable to the wavelength of the light, otherwise scattering नहीं होगी, ध्यान रखना। प्योर अगर ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, और कोलोइडल सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वी कैन ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट इन कोलोइडल सॉल्यूशन बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि पार्टिकल का साइज मैटर करता है। डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सो इट स्कैटर्स लीस्ट एंड वी कैन स्पॉट द डार्क रेड कलर फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस, सो वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द डेंजर। अब क्वेश्चन यहाँ से क्रॉस ये बनता है कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग लीस्ट क्यों है। तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी के एक फॉर्मूला दिया है साइंटिस्ट रिले, जिन्होंने बताया कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी IS, कितनी लाइट स्कैटर होती है वो डिपेंड करती है 1/4 पावर ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो स्कैटरिंग है लाइट की वो सबसे कम होती है रेड कलर की। सो रेड कलर विल बी स्कैटर्ड लीस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, दैट्स वाई डेंजर सिग्नल्स आर टेकन एज रेड। अब इसी के साथ हम बात करते हैं, रेस्क्यू जो पर्सन होते हैं वो ऑरेंज ड्रेस पहनते हैं या येलो पहनते हैं। स्कूल बसेस आर येलो। इन द फॉग वी यूज विच लाइट, येलो लाइट इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट। सबका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हायर वेवलेंथ दीज कलर्स स्कैटर्ड लीस्ट। हम डेंजर सिग्नल रेड है तो रेड को बस के ऊपर पेंट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बस के अंदर क्या है, बच्चे हैं, स्कूल बसेस होती हैं जो, वो डेंजर का हमारा से साइन है, तो हम यूज नहीं करेंगे रेड सिग्नल, रेड कलर अलग कहीं पे भी। बाकी इसके बाद कौन से आते हैं, ऑरेंज और येलो, तो हम मोस्टली पार्ट्स में क्या यूज करेंगे, येलो और ऑरेंज, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इनकी स्कैटरिंग कम होगी, तो दूर से दिख जाएगा कि ये सामने वाला स्कूल बस है, या रेस्क्यू पर्सन कहीं फंस जाते हैं तो वी कैन ट्रेस फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस। उसके बाद स्काई अपीयर्स ब्लू, इसका भी रीजन यही है
Those particles present in the sky or atmosphere, like dust particles, smoke, water droplets, their size is comparable to the wavelength of blue light. So they scatter blue light most or more than the other colors. कुछ यहाँ भी ये भी है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स ऑफ द स्काई हैं, दे स्कैटर द लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ मोर देन द लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ. ये भी इसका कंसेप्ट है हमारा. बट हम जो एक्चुअल हमारा आंसर है ये है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो कंडीशन है, दिस कंडीशन वी फॉलो. एंड सेकंड कंडीशन ये है, फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट साइज ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ना ज़्यादा होना चाहिए उससे, ना कम होना चाहिए. एग्जैक्ट इक्वल हम नहीं बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट कंपेरेबल का मतलब है कि उसके आसपास लाई करता है. वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट इक्वल हैं. तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ऑलमोस्ट देयर वेवलेंथ, देयर साइज इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट. ये इसका आंसर होता है स्काई अपीयर्स ब्लू. अब स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट, या अर्थ का अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो कैसे दिखेगी हमको? डार्क. बिकॉज इन द स्काई द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो, वेरी थिन लेयर इज देयर. सो वहाँ अप्रेसिएबल अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग नहीं होगी. स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट फैलेगी नहीं, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा. दूसरा, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी नहीं, सब कुछ डार्क रहेगा. यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है. तो ये क्वेश्चन हमारे कॉमन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, ये हमको पता होना चाहिए. टिंडल इफेक्ट बता दिया मैंने आपको. टिंडल इफेक्ट हम कहाँ देखते हैं? नेचर में देख सकते हैं, या हम मॉर्निंग में झाड़ू लगाते हैं घर के अंदर, और अगर कोई होल है घर के अंदर छोटा मोटा, वहाँ से आप देखेंगे रे ऑफ लाइट, सनलाइट दिखती है आपको. डस्ट पार्टिकल के पाथ को आप ट्रेस कर सकते हैं कैसे हैं. और जब हम देखते हैं कि जो ग्रीनरी है फॉरेस्ट के अंदर, वो हमको मिस्टी डेज में क्या होगा? ब्लू दिखती है. या कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट हम देख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ होती है. सुबह सुबह का टाइम देखेंगे आप लोग, रेन ड्रॉप्स होती हैं वहाँ पे, तो स्कैटरिंग लाइट बहुत अच्छी चमकती है आपको. ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे. ओके, कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, डिस्कस कर लेते हैं बेटा. ये भी क्या करना है? पहला क्वेश्चन हमें, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हेन पावर ऑफ द आई इज टू ग्रेट. पावर ऑफ द आई इज टू ग्रेट, दैट मीन्स फोकल लेंथ कम हो जाती है. फोकल लेंथ कम कब होगी? जब इमेज बनेगी कहाँ? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. क्योंकि पावर बढ़ गई है तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे रेज ऑफ लाइट. तो किस में आएगा? इमेज कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. तो कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया. देन नेक्स्ट, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना. तो कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स. तो अभी हमने चैप्टर में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होगी एटमॉस्फेयर की. डेंसिटी डिफरेंट का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा. क्यों हो रहा है? एट डिफरेंट हाइट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट डिफरेंट, एंड टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है. इसलिए डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट एल्टीट्यूड पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का. फॉर विच कलर, वायलेट और ग्रीन, डस ग्लास हैव ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज मैक्सिमम एंड अदर कलर्स लेस देन वायलेट. Recombination of the colors of spectrum of white light results in the formation of which color on the screen. तो यहाँ कहता है white light को डाला किसी ऑब्जेक्ट पे या प्रिज्म पे, उसका स्पेक्ट्रम बना, फिर से उसको रिकम्बाइन कर दिया दोबारा से, तो कौन सा कलर आपको मिलेगा? तो जो लाइट पहले थी व्हाइट लाइट, वही आपको बाद में व्हाइट लाइट ही मिलेगी. What is the correct order of the following phenomena? ये भी मैंने बताया था आपको कि कौन सा ऑर्डर है. ये क्वेश्चन बनता है ऑर्डर बताने का. पहले सबसे पहले कौन सा आएगा? रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्सन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्योंकि ऑप्शन में था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमें लिखना है, फिर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है. अगर दो चॉइस हमारे पास हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हालांकि कभी आता नहीं है साथ में, फिर भी आता है, तो दोनों में से आपको चूज करना है इंटरनल रिफ्लेक्शन को. ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है. जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो भी आप यहाँ से लिंक दे देते हैं हम आपको, पहली वीडियो भी देख लेना और पूरा चैप्टर क्लियर है. उसमें भी कुछ क्वेश्चन किए हमने, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. फर्दर वी विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस
As the exams coming near, we will help you in preparing for the board exams by solving sample papers and practice questions like some other previous year questions, CBSE board exam sample papers. So keep studying, keep practicing, do hard work and success in your exams. Okay, if you have not subscribed the channel, then please subscribe it now and share the video so that maximum number of students can